वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। लेट मी चेक, एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट। सो कैसे हैं आप सभी? शुरू किया जाए आज के सेशन को। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने नोट्स को भी बना रहे होंगे। देखिए, अपने नोट्स बनाना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा एंड टाइम पर रिकॉल करने के। अपने द्वारा लिखे गए नोट्स ही एग्ज़ाम पे ज़्यादा देर तक याद रहते हैं और उन्हीं को आप आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। नो डाउट हम यहाँ पर आपको पीडीएफ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि वो पॉइंट्स जो आपको समझ में आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, और ऐसे पॉइंट जो आप भूल सकते हैं उनको आप एक जगह पर नोट करते हुए चलिएगा। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में। हैव अ लुक गाइस। 55 क्वेश्चन तक कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू सीपीयू? कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सीपीयू के बेहद करीब है। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी बात करी थी कि अगर कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल है, तो आंसर क्या था? सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये सब आपकी क्या है? हाई लेवल है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो लो लेवल है? तो आंसर निकल के आया था मशीन, बाइनरी। मशीन और बाइनरी तो एक ही हो गई, और दूसरी है असेंबली। तो असेंबली लैंग्वेज आपकी कैसी है? और मशीन लैंग्वेज कैसी है? लो लेवल। तो कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो वेरी क्लोज टू सीपीयू है? तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो होंगी वही हमारी सीपीयू के यानी हार्डवेयर के बहुत क्लोज होती हैं। तो लो लेवल में आंसर क्या आएगा? मशीन एंड असेंबली, यानी फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा। जबकि लिस्प और प्रोलॉग, ये जो दो लैंग्वेजेस आपको दिख रही हैं, इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाता? लिस्प एंड प्रोलॉग हो जाता। अगर हम ये पूछते कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं, तो आंसर जावा, सी प्लस प्लस, बेसिक और कोबोल हो जाता। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए। फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हम जानते हैं कि फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। तो फाउंडर कौन है इंस्टाग्राम के? आंसर है केविन सिस्ट्रॉम। फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इंस्टाग्राम के कौन है? केविन सिस्ट्रॉम। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। जैन कोयुम और ब्रैन एक्टॉन दोनों ही किसके हैं? व्हाट्सएप की। तो जैन कोयुम एंड ब्रैन एक्टॉन व्हाट्सएप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो गए, और इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रॉम हो गए। नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन कंप्यूटिंग? ग्रीन कंप्यूटिंग से मतलब यहां पर क्या होता है? तो बहुत ही आसान है। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, दैट इज कॉल्ड ग्रीन कंप्यूटिंग। मींस इन्वायरमेंटली सेंसिबल कंप्यूटिंग इज कॉल्ड एज ग्रीन कंप्यूटिंग। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन कंप्यूटिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कई बार एटीएम में जाते हैं और वहां पर हम रिसिप्ट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसिप्ट निकल के नहीं आती, और एक लाइन लिख कर आती है कि बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिजिटलाइजेशन वी आर अवॉइडिंग द पेपर वर्क्स, है ना। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम पेपर को क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन कंप्यूटिंग। नेक्स्ट देखिएगा। प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड? रोम में स्टोर प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, फर्मवेयर, हाँ, हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो हमने आपको बताया था कभी भी रोम अगर आए तो रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फटाफट से बताइए, आप लोग को अभी तक तो याद हो गया होगा। तो रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर के नाम से बोला जाता है।
दीज आर कॉल्ड एज फर्मवेयर। तो आंसर यहां पर क्या होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेरी गुड। लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? तो कल वाले सेक्शन में हमने आपको ये बताया था कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीन वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेजेस के तौर पे जानी जाती हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए HTML, कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट ये तीनों लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। और HTML का लेटेस्ट वर्जन अगर पूछें तो आंसर क्या होगा, HTML5 होगा। क्या होगा, HTML5 इज द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ यहां पर आपका वैलिड आंसर बनता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर्स आर डैश प्रिंटर। कह रहा है डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर किस तरीके के प्रिंटर हैं? तो देखिए, जब हम प्रिंटर को क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके के प्रिंटर होते हैं। एक तो होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर से, प्रिंटर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो पेपर से डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर से इम्पैक्ट यानी टच नहीं करते, वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। और दोनों ही कंपैरिजन में नॉन इम्पैक्ट वाले ज़्यादा फास्ट होते हैं, ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। तो इम्पैक्ट वाले आपके नॉर्मल होते हैं जबकि नॉन इम्पैक्ट वाले आपके फास्टेस्ट होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आपके तीन मेन प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन। और बैंड प्रिंटर को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका मतलब डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन और बैंड प्रिंटर्स आपके कैसे हो गए, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दैट इज द करेक्ट वन। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं थर्मल, इंकजेट और लेजर। थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर ये तीनों आपके किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट देखिए, विच फंक्शन इन MS Excel tells हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। कह रहा है एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ये बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं वहां पर। नम, काउंट, सम, चेकनम या नन ऑफ दीज। तो न्यूमेरिक एंट्रीज को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो ये हमें पता चलता है काउंट के द्वारा कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज वहां पर अवेलेबल हैं। तो आंसर क्या होगा, दैट इज काउंट। याद रखिएगा कि एक्सेल में जो भी फंक्शन या फॉर्मूला होता है उसकी शुरुआत जो है वो इक्वल्स टू से होती है। किससे होती है, इक्वल्स टू के सिंबल से होती है। समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव किया जा सकता है? तो आंसर यहां पर क्या होगा, 3 वेज, 4 वेज, 5 वेज या 6 वेज या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आंसर है 3 तरीकों से किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव किया जा सकता है। 3 इज द करेक्ट वन। अब ये 3 तरीके कौन कौन से हैं ये भी समझ लीजिए। पहला तरीका है फाइल में जाएंगे, सेव पर जाएंगे और सेव कर देंगे। फाइल पर जाकर सेव करना पहला तरीका। दूसरा तरीका है कंट्रोल S कर देंगे, तो कंट्रोल S करने पर भी क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाता है। और तीसरा तरीका है F12। F12 यानी फंक्शन की है जिसकी मदद से सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इसकी मदद से भी हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, 3 वेज। पहला कौन सा है, हम फाइल पर जाके सेव करें। दूसरा तरीका कंट्रोल S करके सेव करें और तीसरा तरीका F12 करके सेव करें। एग्जाम में यहां से एक और क्वेश्चन देखने को भी मिलता है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की फंक्शन की क्या है। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो आंसर होता है F12। नेक्स्ट, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर यूजर्स नॉर्मली यूज। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनका यूज डेटाबेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े डेटाबेस को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है
कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज बैंकिंग में हो रहा होगा, रेलवेज में हो रहा होगा, इंश्योरेंस में हो रहा होगा, शेयर मार्केट में हो रहा होगा। यानी हर एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में, हर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होगा, क्योंकि हर जगह जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, किसने मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बनाया? तो आंसर है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM आपकी सबसे पुरानी कंपनी है IT सेक्टर की, और ज़्यादातर चीज़ें इसी ने ही डेवलप करी हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? IBM। लेकिन IBM ने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया है और कहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को पूरे तरीके से IBM 2022 तक शट डाउन कर देगी। क्यों? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स IBM का है और IBM ही इसी सर्विस को बंद कर रहा है। रीजन है क्लाउड कंप्यूटिंग, ताकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को क्लाउड पर स्टोर कर पाए। इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को मिनिमाइज या फिर एंड करने की बात कही जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग जानते हैं कि आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग पर स्विच कर रही हैं, अपने डेटा को क्लाउड पर मेंटेन कर रही हैं। जैसे अमेजन है ना, तो उसका भी वेब सर्वर बहुत फेमस है, AWS है ना, इसका भी बहुत फेमस है। तो इस तरीके से कई सारे हमारे क्या हैं, वेब सर्विसेज हैं, या हम कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को बदला जा रहा है किसमें? क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जो आपका आंसर बनेगा वो क्या होगा? टर्मिनल होगा। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए टर्मिनल्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टर्मिनल्स का। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अब टर्मिनल्स होते क्या है? देखिए टर्मिनल वैसे तो हम कहते हैं टर्मिनल किसको? किनारे को। कहीं का किनारा जो होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को और ऑपरेट करते हैं। तो वो ब्लैक कलर की जो कमांड वाली स्क्रीन है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। IDE आटा और साटा इंटरफेस कनेक्ट मदरबोर्ड विद। देखिए कभी भी आपको आटा और साटा ये टर्म्स अगर देखने को मिले तो समझ जाइए ये क्या है? केबल है। आटा और साटा की क्या आती हैं? केबल्स आती हैं, वायर आती हैं। और ये करती क्या है? ये मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क को आपस में कनेक्ट करती हैं। हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड को आपस में क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। आटा की फुल फॉर्म होती है अटैचमेंट, या कह सकते हैं एडवांस अटैचमेंट, जबकि साटा की जो फुल फॉर्म है वो है सीरियल एडवांस्ड अटैचमेंट, दैट इज कॉल्ड साटा। ठीक है, और आटा जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड पाटा, है ना। बेसिकली ये पाटा होता है। पैरेलल और सीरियल दो तरीके की केबल्स मार्केट में मिलती हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ। एक होती है पाटा और एक होती है साटा। इसी को हम IDE भी बोलते हैं। जो पाटा वाली केबल है इसको हम IDE के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक, तो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट है ये, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड IDE और आटा। समझ में आ गई बात? तो आंसर यहां पर क्या होगा? हार्ड डिस्क बनेगा। लेकिन एक केस और भी होता है, कभी कभी ना तो IDE दिया होता है, ना आटा दिया होता है, ना साटा दिया होता है। इस केस में जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? नाउ द करेक्ट आंसर इज SCSI इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जो कि मॉनिटर को भी कनेक्ट करता है और हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट कर सकता है। तो अगर ना आटा मिले, ना साटा मिले, ना पाटा मिले, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट देखिए, अटेम्प्ट टू गेन और चेंज IP एड्रेस और DNS इज कॉल्ड। तो इस तरीके का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि हम लोग ने प्रीवियस सेशन में भी कुछ देखा था कि IP एड्रेस को बदलने की जो प्रोसेस है या DNS को चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्पूफिंग। कहीं भी आपको IP एड्रेस या DNS देखने को मिल जाए तो आंसर याद रखिएगा क्या होगा? स्पूफिंग होगा।
समझ लेते हैं क्वेश्चन का मतलब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं कि आईपी एड्रेस को बदल देते हैं या डीरूट कर देते हैं या मास्किंग कर देते हैं। तो मास्क करना आईपी एड्रेस को, डीरूट करना आईपी एड्रेस को, जिससे कि जो हैकर है उसका पता ना चले, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट डेट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या है? बहुत बार पूछा जाता है, डेट और टाइम दोनों को ही याद रखिएगा। तो एक्सेल में डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ कॉलन, जबकि टाइम को इंसर्ट करने की है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन। ठीक है, तो डेट को इंसर्ट करना आसान है, छोटा है, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन है, और जबकि टाइम को इंसर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबाना होगा, फिर आपको कॉलन भी दबाना होगा, यानी सेमी कॉलन भी दबाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। कह रहा है इसमें से एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन ऐसा है जो वैलिड नहीं है। तो ऑफिस के आप जानते होंगे, अगर पुराने वर्जन की हम बात करते हैं तो 2003 आता है, लेटेस्ट वर्जन की बात करते हैं तो 2007 आता है, 2010 आता है, 2013 आता है, 2016, 2019 और इसके बाद 2021 भी आपका आ चुका है। तो जो लेटेस्ट वर्जन है आपका एमएस ऑफिस का वो कौन सा है? 2021 है। 2021 से पहले कौन सा था? 2019 था। उससे पहले 2016 था। और पुराना वर्जन अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब 2003 बोलते हैं। तो कौन सा वर्जन यहां पर नहीं है? 2007 है, 16 भी है, लेकिन विस्टा नहीं है। विंडोज विस्टा होता है ना, ऑफिस विस्टा नहीं होता, तो ऑफिस विस्टा इज द रॉन्ग आंसर। ऑफिस 365 भी होता है। ये क्या है ऑफिस 365? देखिए, ऑफिस 365 को माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से भी जाना जाता था। और इसका काम क्या होता है ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 का? ये सब्सक्रिप्शन पैकेज है। क्या है ये? सब्सक्रिप्शन पैकेज। जैसे अगर आपको ऑनलाइन यूज करना है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट, तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा? ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितने भी ईयर्स का आप चाहते हैं उसके लिए आपको अमाउंट पे करना होगा, तब आप ऑफिस 365 को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऑनलाइन वर्जन है। नेक्स्ट देखिएगा, among these name the connection oriented protocol। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? या तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल लिखा होगा, मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा बाद में, है ना, और ये डैम श्योर है, मिलना ही मिलना है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का नाम बताइए। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो होगा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का नाम बताइए, है ना। तो अगर किसी को पता है तो वो बताइए कमेंट करके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस तो डैम श्योर हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। बताइए, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं, फिर आंसर लगाइएगा। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है केबल्स की मदद से। अगर हमारे और आपके कंप्यूटर में कोई केबल लगी हुई है या गारंटी है कि जो हम बात कह रहे हैं वो बात आप तक पहुंच जाएगी, इसकी अगर हम गारंटी ले रहे हैं तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है ना। जैसे हमने कहा कि जो हम पढ़ाएंगे वो 100% एग्जाम में आएगा, तो ये हमने यहां पर क्या ली? गारंटी ले ली इस चीज की कि आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। और इसका आंसर क्या होता है? टीसीपी होता है। क्या होता है? टीसीपी होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल बताइए कंप्यूटर में कि ये टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कैसे हुई। तो समझिएगा, जब भी हम केबल्स के थ्रू कनेक्शन करते हैं, सपोज करिए कि हम और आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में होते और हमारे और आपके कंप्यूटर में केबल कनेक्ट होती,
तो वहां पर क्या होता, वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज होती बेसिकली वो टीसीपी होती, क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल का मेन काम क्या होता है, फीडबैक देना, यानी डेटा की इंश्योरिटी करना कि जो मैं डेटा आप तक भेज रहा हूं वो डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उस डेटा में कोई भी लॉस नहीं होगा। ये है टीसीपी। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि जहां पर मैं गारंटी ना लूं, जहां पर आपके डेटा रिसीव आप तक हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम और आप यहां पर कनेक्टेड हैं, आप किसी दूसरे स्टेट में हैं, हम किसी दूसरे स्टेट में हैं, हो सकता है कोई यहां पर ऐसा भी हो जो नेपाल से कनेक्टेड हो, है ना, हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो पाकिस्तान से हो सकता है कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जो चाइना से हो, है ना, जैसे कि यूट्यूब के केस में होते हैं, अलग अलग जगह से कैंडिडेट्स कनेक्टेड रहते हैं साथ में। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बिना किसी केबल के कनेक्टेड हैं। अब क्या ये गारंटी है कि जो बात हम बोल रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं इसके बीच में बफर नहीं होगा? हो सकता है ना, डेटा यहाँ पर बफर हो सकता है। कई बार आप देखते हैं यूट्यूब में बफर हो जाता है, वीडियो बंद हो जाती है। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब करते हैं हम लोग, जब वॉइस कॉल करते हैं किसी से, है ना, आप लोग भी करते होंगे वॉइस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इस केस में आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप हेलो हेलो कर रहे होते हैं और सामने वाले तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती या कट कट कर आती है ना, डेटा लॉस हो जाता है। ये यूडीपी है। तो जब भी डेटा लॉस हो तो समझ जाइएगा ये यूडीपी है, जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और अगर गारंटी के साथ में, एक्नॉलेजमेंट के साथ में डेटा जा रहा है और एक्नॉलेजमेंट भी मिल रहा है तो ये होगा आपका टीसीपी। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर और नॉट? अब मुझे फटाफट एक चीज बता दीजिए कि इसमें से फास्टेस्ट कौन सा होगा, टीसीपी फास्ट होगी या यूडीपी फास्ट होगी? जल्दी से बताइए, टीसीपी फास्ट होगी या यूडीपी फास्ट होगी? मुझे फटाफट से बताइए। तो एक नम्रता जी का आंसर आ रहा है सर यूडीपी फास्ट होगी, अंकित कह रहे हैं सर टीसीपी फास्ट होगी। दो आंसर आए हैं। बाकी के कैंडिडेट्स जो देख रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी फास्ट हो हमें क्या करना? ऐसा तो नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं टीसीपी फास्ट होनी चाहिए। चलिए देखिए, नॉर्मल सी बात है, यूडीपी आपकी क्या होगी? फास्ट होगी। तो जिसने भी यूडीपी आंसर दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। टीसीपी आपकी फास्ट नहीं होगी, यूडीपी फास्ट होगी। ऐसा क्यों है, रीजन भी समझिए। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट होता है। टीसीपी डेटा को स्लो मैनर में करती है, स्लो एंड स्टडी, लेकिन विंस द रेस, है ना, स्लो और स्टडी है लेकिन गारंटी के साथ में, कनेक्शन ओरिएंटेड के साथ में डेटा को ट्रैवल करती है। जबकि कनेक्शन लेस जैसे वाईफाई हो गया, है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो हमेशा यूडीपी की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी टीसीपी के कंपैरिजन में। समझ में बात आ गई? हाँ बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि ये कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है, वाईफाई सिग्नल है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट में लगा होगा। टीसीपी की स्पीड स्लो क्यों होगी, रीज़न समझिएगा, वो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है ना, उसके ऊपर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसने गारंटी ली है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, है ना। अब आप देखिए, बहुत आराम से इस चीज़ को समझिएगा। अगर मुझे इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता कि मेरे पढ़ाए हुए आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं 1 घंटे के अंदर, है ना, 200 क्वेश्चन करवाता, मेरी स्पीड क्या होती, फास्ट होती। अगर मैं गारंटी लेकर कह रहा हूँ कि जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसमें मैं टाइम ले रहा हूँ, मेरी स्पीड क्या है, स्लो है। मानते हैं इस बात को? तो यहाँ पर स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, क्योंकि मैंने गारंटी ली हुई है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। इसलिए क्या होता है कि जो गारंटी लेता है उसकी स्पीड स्लो होती है, और जो कुछ भी करेगा, है ना, उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। अगला क्वेश्चन सुनिए। अब मुझे आप ये बताइए कि रिलायबल कौन सी ज़्यादा होगी,
टीसीपी ज्यादा रिलायबल होगी या यूडीपी ज्यादा रिलायबल होगी? हिंदी में अगर पूछें तो किस पर भरोसा ज्यादा कर पाएंगे आप? टीसीपी पर भरोसा ज्यादा होगा या यूडीपी पर भरोसा ज्यादा होगा? बताइए बताइए। क्वेश्चन यही आता है, among these which are more reliable, इन दोनों में से कौन सी सबसे ज्यादा भरोसेमंद है ना? वहां पर कई सारी और भी प्रोटोकॉल होती हैं। तो आंसर आया है टीसीपी ज्यादा रिलायबल है। नम्रता जी कह रही है टीसीपी होगा। रेस्ट देख लेते हैं। राहुल जी कह रहे हैं टीसीपी ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली गाइस, नो डाउट, है ना? टीसीपी आपकी क्या होगी? ज्यादा रिलायबल होगी, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट भेज रही है, ये गारंटी ले रही है, तो इस पर विश्वास करना क्या होगा? ज्यादा होगा। गेटिंग द पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखते हैं। एमएस ऑफिस रिटन इन विच लैंग्वेज? एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, है ना? यही सब आते हैं। तो ये किस लैंग्वेज की मदद से लिखा गया? सी, सी प्लस प्लस, जावा या पर्ल, जावा या सी प्लस प्लस, पाइथन, लिस्प या प्रोलॉग? आंसर है सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेजेस की मदद से एमएस ऑफिस को लिखा गया। सबसे बेसिक लैंग्वेज भी यही होती है ना? कुछ आए या ना आए, लेकिन अगर सी और सी प्लस प्लस आती है तो आप बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, वायरस भी बना सकते हैं। तो मैक्सिमम जो वायरस भी बनते हैं वो भी आपके सी और सी प्लस प्लस पर ही बनाए जाते हैं। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज यूज टू रन अ थेसोरस चेक इन द सिलेक्टेड वर्ड? देखिए, थेसोरस से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्यों? क्योंकि कई सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं होता कि थेसोरस होता क्या है। एमएस वर्ड में, या एमएस एक्सेल में, या एमएस पावर पॉइंट में थेसोरस का मतलब होता है क्या? एंटोनिम और सिनोनिम, यानी किसी भी वर्ड का एंटोनिम और सिनोनिम के लिए थेसोरस का यूज किया जाता है। सपोज करो हमने लिखा है एक जगह पर लिथार्जी, और हमें इसका सिनोनिम देखना है या एंटोनिम देखना है, तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ F7 करेंगे, तो इसके जितने भी एंटोनिम और सिनोनिम हैं वो सब हमारे सामने आ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? शिफ्ट के साथ F7। ठीक है, तो इसका वो क्या दिखा देगा? सिनोनिम भी दिखा देगा और एंटोनिम भी दिखा देगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सिर्फ F7 का काम क्या होता है? तो ग्रामेटिकल चेक करना होता है F7 का काम। ठीक, अगर हमें कोई ग्रामेटिकल एरर लग रही है, अगर हमें कोई एरर लग रही है वहां पर, तो इस केस में हम क्या करेंगे? F7 करेंगे फॉर दी ग्रामेटिकल एरर। ठीक, तो वो हमें बता देगा कि एरर क्या है वाया F7। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, शिफ्ट के साथ F3 का यूज क्यों करते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो शिफ्ट के साथ F3 का जो यूज किया जाता है, ये किया जाता है चेंज केस करने में। जैसे अपर केस से लोअर केस में करने पे, लोअर केस से अपर केस में करने, ये करने के लिए हम शिफ्ट के साथ F3 का यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने यहां पर सपोज करिए कि थेसोरस लिखा हुआ है, ये छोटे में लिखा हुआ है, और हमें इसे तुरंत पूरे कैपिटल में कन्वर्ट करना है, हर एक कैरेक्टर को कैपिटल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ F3 कर देंगे। और अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ है और हमें स्मॉल में करना है, यानी लोअर केस में करना है या अपर केस में लिखा हुआ है, तो अगेन हम शिफ्ट के साथ F3 कर देंगे। तो अपर से लोअर और लोअर से अपर करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 का यूज होता है। ठीक है, हाँ, F7 आप स्पेल चेक बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, स्पेलिंग को चेक करने के लिए, है ना? F7 क्या है? स्पेल चेक है। शिफ्ट के साथ F7 क्या है? फॉर थेसोरस है, यानी एंटोनिम और सिनोनिम है। और शिफ्ट के साथ F3 क्या है? चेंज केस है, अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस। कोई डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अब डेसिमल इक्विवेलेंट भी पूछा जाता है, यानी एक डेसिमल नंबर आपको दे दिया गया है, सॉरी, एक बाइनरी नंबर आपको दे दिया गया है और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है। तो ये 1111 ये क्या है? दिस इज अ बाइनरी नंबर, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आपको बताना है। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? बहुत ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को लिख लेंगे। तो नंबर क्या गिवन है, 1111। अब इसके नीचे आप राइट हैंड साइड से क्या लिखेंगे, 1, 1 का दुगना 2, 2 का डबल कितना 4, 4 का डबल कितना 8, 8 का डबल कितना 16, 16 का डबल कितना 32, 32 का डबल कितना 64, 64 का डबल कितना 128, है ना। तो इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे जहां तक नंबर आपको दिए गए हैं। तो यहां पर नंबर क्या गिवन थे, 4 प्लेसेस तक गिवन थे। तो यानी राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे, 1 के नीचे 1, फिर दूसरा जो 1 गिवन है राइट हैंड साइड में उसके नीचे क्या, 1 का डबल 2, फिर तीसरे प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2 का जस्ट डबल 4, फिर 8। इन सबको प्लस कर देंगे। तो इन सबको प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 4 और 8 को प्लस करेंगे। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 4 plus 8, that is 50, that is 50। समझ में आया। लेकिन अगर सपोज करिए यहां पर ये ना होकर 1110 होता, है ना, राइट हैंड साइड पर क्या होता गाइस, 0 होता, 1110 होता, तब इस केस में आंसर क्या आता, तब आंसर आता 14। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम ऐड करते हैं। यानी फर्स्ट जो आपने लाइन लिखी है और जो सेकंड लाइन है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो इसका मतलब अगर ऊपर कहीं पर भी 0 होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मुझे आप बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मुझे बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। 1001 करिए और बताइए व्हाट विल बी द आंसर। 1001 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो ये ओरल है, इसमें कुछ लिखने वाली चीज नहीं है, इसको ओरल करिएगा। 1001 इसका आंसर क्या आएगा बताइए। ये 15 के नीचे 10 कैसे आया, वेरी गुड। देखिए डेसिमल का मतलब होता है 10, बाइनरी का मतलब होता है 2। तो 111 जो ऊपर लिखा हुआ है ये बाइनरी में है, तो बाइनरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से, और डेसिमल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 से। तो किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल में, इसलिए हमने क्या लिखा नीचे, 10। ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं 8 से, हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं 16 से। समझ में आ गया। तो एक आंसर यहां पर आ रहा है 1001 को लिखने पर क्या आएगा, 9 आएगा, है ना, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 9 आएगा। कैसे, देखो 1001 इसका मतलब 8 वाली प्लेस बची आपकी और 1 वाली बची, बाकी आपकी सब 0 हो गई बीच वाली। तो 8 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। बिल्कुल सही है। समझ में आया, समझ में आया हो तो यस बोलिए, नहीं आया हो तो नो बोलिए। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, करिएगा। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, करिए। क्वेश्चन है 0111 आंसर क्या आएगा बताइए। 0111 आंसर क्या आएगा बताइए। बिल्कुल सही। तो फर्स्ट प्लेस पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब 1 2 4 8 लिखेंगे तो 8 वाली जगह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और बाकी के ऐड कर लीजिए, यानी 4 + 2 + 1 7 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, 7 इज द करेक्ट आंसर। 0111 में क्या आएगा, 7 आपका करेक्ट होगा।
ठीक है, डेसिमल तक ही आएगा, मतलब सारे करवाएंगे। अभी तो हम आपको एक क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, है ना। फिर जब टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे तो आपको सारे कन्वर्जन्स बताएंगे, परेशान मत होइए, है ना। अभी तो हम यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ही करवा दे रहे हैं ताकि आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, है ना। फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिएगा। द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? एमएस एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए, एक्सेल में कई तरीके के चार्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बार चार्ट है, पाई चार्ट है ना। इस तरीके के कई सारे चार्ट्स हम क्रिएट करते हैं। तो यहां पर आंसर आपका करेक्ट क्या होगा चार्ट के लिए? दैट इज F11। F11 प्रेस करने पर हमारा चार्ट वाला बॉक्स ओपन होता है एमएस एक्सेल के केस में। ठीक, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा। विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। उसे हम क्या बोलते हैं जो मेन बॉडी के पीछे टेक्स्ट के फॉर्म में होता है? मेन बॉडी टेक्स्ट के पीछे दिया होता है, कई बार लोगो के फॉर्म में आपको दिखेगा, कई बार वो इमेज के फॉर्म में आपको दिखेगा, है ना। कई सारी कंपनीज उसका यूज करती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क। वाटरमार्क का यूज किया जाता है डिमली मैनर में किसी भी टेक्स्ट के पीछे। दैट इज कॉल्ड फोर्थ वन, वाटरमार्क इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए। मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ डैश। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? बताइए, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। कल मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था हमने कि मैक एड्रेस जो होता है ना, याद रखिएगा, ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। मैक एड्रेस आपका एनआईसी कार्ड के ऊपर होता है और ये 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। अब समझिएगा कि मैक एड्रेस बेसिकली होता क्या है, ये कैसे काम करता है। देखिए, मैक एड्रेस एनआईसी के ऊपर होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर दिया होता है। मैक एड्रेस का मेन मोटिव क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को ट्रैक कर पाए कि वो सिस्टम कहां पर है। ये काम दो एड्रेस की मदद से हो सकता है, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या करता है? आईपी एड्रेस क्योंकि आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, तो ये बताता है कि आपका सिस्टम कहां पर है। और मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस कई बार लोग हाइड भी कर देते हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस तो हाइड भी हो सकता है। अगर आईपी एड्रेस को बाई चांस कुछ डाइवर्ट किया जा रहा हो तो इस केस में आपके मैक एड्रेस की मदद से आपके सिस्टम को फाइंड आउट कर लिया जाएगा। लेकिन आईपी एड्रेस तभी काम करता है जब आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड हो। लेकिन मैक एड्रेस तब भी काम करता है जब आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, है ना। तो दोनों ही बातें यहां पर हैं। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर वॉज नेम्ड एज। सबसे पहले ग्राफिकल ब्राउजर का नाम बताइए। देखो, ये दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इन दोनों ही क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि पहला ब्राउजर कौन सा है, फर्स्ट ब्राउजर, ग्राफिकल ना लिखा हो, तो आंसर होगा www, वर्ल्ड वाइड वेब। बिना किसी स्पेस के साथ आपको वर्ल्ड वाइड वेब लिखना है, बिना स्पेस में ना, कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब, ये है आपका फर्स्ट ब्राउजर। ठीक, अगर पूछा जाए कि पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है, ग्राफिकल मतलब होता है जीयूआई बेस्ड ब्राउजर, तो इस केस में आपका आंसर होगा मोसैक। क्या होगा? मोसैक होगा। थर्ड इज द करेक्ट वन। दोनों के समझ गए, पहला ब्राउजर www, लेकिन पहला ग्राफिकल ब्राउजर या जीयूआई ब्राउजर कौन सा होगा? दैट इज मोसैक। नेक्स्ट देखिए। बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज। पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट कैसा होता है? देखिए, पेज ओरिएंटेशन आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट
एक होता है लैंडस्केप। कितने तरीके के? दो तरीके के, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, है ना। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पेज ओरिएंटेशन कितने तरीके के होते हैं, तो आप कहेंगे दो तरीके के। ये भी पूछा जाता है कि इनमें दिए में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन है, तो आंसर होगा या तो पोर्ट्रेट या तो लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो आंसर है पोर्ट्रेट आपका बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब जिसको चेंज ना किया गया हो। बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स, है ना, जैसे जब आप मोबाइल लेते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस आपको बाय डिफॉल्ट मिलती हैं, राइट। जैसे आप अगर कोई टीवी लेते हैं तो वहां पर भी आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ऐसी एप्लीकेशंस आजकल बाय डिफॉल्ट मिलती हैं। और तो और रिमोट में भी आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के बटन्स अलग से मिल जाते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट है ना, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब चेंज कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको दिया गया है ना। ऐसा नहीं है कि आप नेटस्केप, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के जो एप्लीकेशन हैं उनको डिलीट नहीं कर सकते, उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, है ना, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट वो दिए जाते हैं क्योंकि कंपनी के साथ में टाई अप होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच स्टोरेज इज फ्री ऑन जीमेल। जीमेल के केस में कितनी स्टोरेज बिल्कुल फ्री मिलती है, तो हम लोग जीमेल से एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं, इसमें कोई भी पेमेंट नहीं पड़ता, है ना, फ्री सर्विस है ये गूगल की जीमेल। लेकिन कब तक, तो आंसर है 15 GB तक ये आपकी सर्विस बिल्कुल फ्री होती है। 15 GB के बाद में ये आपकी सर्विस पेड होती है, यानी फिर आपको पेड सर्विस लेनी होगी। लेकिन इंडिया वाले इतने होशियार होते हैं कि वो मेल को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, फाइल्स को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और कभी 15 GB होने ही नहीं देते, है ना, तो हमेशा फ्री का मजा लेते हैं, राइट। नेम द फर्स्ट एंड्रॉइड फोन। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, है ना, मोबाइल फोन में चलने वाला सबसे पॉपुलर अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो एंड्रॉयड है, गूगल का। गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड है। या फिर एप्पल के केस में iOS है जो बहुत फेमस है। लेकिन आप शायद ये जानते होंगे कि सबसे पहले जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम था मोबाइल के केस में वो सिम्बियन था, जिसने सबसे ज़्यादा मार्केट को हायर किया हुआ था, मार्केट कैप्चर की हुई थी, है ना, वो कौन सा था, सिम्बियन था। और ये किसका था, नोकिया का था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि नोकिया के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, तो आंसर क्या होगा, सिम्बियन होगा। आंसर क्या होगा, सिम्बियन होगा। अगर आपसे पूछें गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर क्या होगा, एंड्रॉयड होगा। तो एंड्रॉयड किसका है, गूगल का है। अगर पूछें एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जो मोबाइल में यूज होता है, तो आंसर क्या होगा, iOS होगा। क्या होगा, iOS होगा, ठीक है। तो यहां पर पूछा जा रहा है पहला एंड्रॉयड फोन, यानी पहला ऐसा फोन जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ है वो कौन सा है, तो आंसर है HTC ड्रीम। कौन सा है, HTC ड्रीम है। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें सबसे पहली बार एंड्रॉयड फोन का यूज हुआ। समझ में आ गया, कोई डाउट? कोई डाउट गाइस? नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड फाइल्स। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है जिसे हम वर्ड पैड बोलते हैं। वर्ड पैड फाइल का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग जानते हैं, अगर विंडोज अगर आपने यूज किया होगा तो वर्ड पैड तो उसमें मिलता ही मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और पूछा जा रहा है, और ये पूछा भी जाता है कई बार, कि इस वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt, .doc, .bmp, .xls या .rtf, बताइए। तो याद रखिएगा, .txt होता है किसका, नोटपैड का। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .txt। MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .doc। बिटमैप इमेज का एक्सटेंशन क्या होगा, .bmp, या आप कह सकते हैं पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .bmp। बचपन में पेंट तो किया ही होगा कंप्यूटर में,
है ना, एक पहाड़ वहाड़ बनाए होंगे, झरने वरने बनाए होंगे पेंट ओपन करके, है ना, सब लोग करते हैं। तो उस पेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट बीएमपी होता है, बिट मैप इमेज बोलते हैं इसको हम। एक्सेल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस होता है, और वर्ड पैड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फाइल, रिच टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्या होती है, रिच टेक्स्ट फाइल। इसे रिच टेक्स्ट फाइल या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्यों बोला जाता है ना, डिफरेंस भी समझिए। क्योंकि नोटपैड के बाद में वर्ड पैड आया, नोटपैड में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं था, जबकि इसको वर्ड पैड में दे दिया गया, तो वो टेक्स्ट को रिच कर दिया उसने, है ना। वहां पर आप एडिटिंग कर सकते हैं अच्छे से, और वर्ड एमएस वर्ड के केस में और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो यानी नोटपैड, उसके बाद वर्ड पैड, फिर एमएस वर्ड। समझ में आया? नेक्स्ट देखिएगा, विच नेटवर्क हैज कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर। कह रहा है कौन से नेटवर्क में 10 मीटर की कनेक्टिविटी रेंज होती है, लैन में, मैन में, वैन में, कैन में या पैन में। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें कनेक्टिविटी रेंज 10 मीटर की होती है, 10 मीटर से ज्यादा नहीं। तो आंसर आपका बनेगा क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क के केस में पैन यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, लैन की अगर बात करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क की, तो इसकी रेंज होती है 2 मीटर की। कितनी होती है गाइस, 2 मीटर। फिर लैन से बड़ा होता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, और इसकी रेंज होती है 5 मीटर की, है ना। समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे सपोज करिए आपका कॉलेज है, वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन आप लोग कई बार देखते हैं कि कॉलेज की रेंज में ही हॉस्टल भी बना हुआ है, और वो कुछ ज़्यादा दूरी पर है कॉलेज से। तो ये हो गया आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसमें कॉलेज भी आ गया और हॉस्टल भी आ गया, दोनों उसमें एक ही नेटवर्क काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क। ये हो सकता है 5 किलोमीटर तक। फिर आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर। अब सपोज करिए कि आपका कॉलेज एक तरफ है, और 10 किलोमीटर दूर जाकर, या आप कह सकते हैं कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर जाकर, है ना, आपका क्या है, हॉस्टल है। तो इस केस में जो नेटवर्क काउंट होगा वो कौन सा होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, मैन होगा। क्योंकि विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन इसकी कोई रेंज स्पेसिफिक नहीं है, बस सिटी के अंदर होना चाहिए, ये क्या होगा, मैन होगा। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है इंटरनेट, यानी पूरे ग्लोब में। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो पूरी दुनिया में जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया? एक नेटवर्क और भी होता है जिसे हम बोलते हैं सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और ये नेटवर्क कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पर हम स्टोर कर पाते हैं, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, है ना, या कोई भी ऐसी सर्विस जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? तो 2 मीटर दिया हो तो लैन हो जाएगा, 5 मीटर दिया हो तो क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, और अगर 10 मीटर दिया हो तो क्या हो जाएगा, पैन हो जाएगा। पैन का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। जैसे ब्लूटूथ, ब्लूटूथ आपका किस तरीके का नेटवर्क है, तो आप कहेंगे सर ब्लूटूथ मोबाइल में है ना, मोबाइल में ऑन कर सकते हैं, तो और इसकी रेंज कितनी होती है, 10 मीटर। तो ये आपका जो ब्लूटूथ है ये किस में आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। और क्या क्या आ सकता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में, तो आंसर है यू कैन से योर हॉटस्पॉट, है ना, आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से, ये भी किस में आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा, और इसकी रेंज भी कितनी होती है, 10 मीटर की। तो दो ही नेटवर्क ऐसे होते हैं मेनली जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में रखते हैं, एक तो ब्लूटूथ है और दूसरा हॉटस्पॉट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात क्लियर है?
अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर इंटरनेट के बारे में भी। मुझे जरा फटाफट ये बताओ, इंटरनेट के पापा का नाम क्या है? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट? बताइए फटाफट। तो बिल्कुल याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा विंड सर्फ। क्या आंसर होगा? विंड सर्फ इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्या आंसर होगा? विंड सर्फ होगा। सर्फ एक्सेल नहीं है, विंड सर्फ है। ठीक है, मैंने कमेंट में लिख भी दिया है, नाम देख सकते हैं। ये हैं आपके क्या? इंटरनेट के फाउंडर। नेक्स्ट देखिएगा, frames from one local area network can be transmitted into another local area network via device। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रेम्स लोकल एरिया नेटवर्क में ट्रैवल कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, है ना? यही क्वेश्चन कह रहा है। याद रखिएगा, फ्रेम्स जहां पर यूज होता है, ये दो डिवाइसेस में फ्रेम्स का टर्म यूज होता है। कौन कौन से केस के लिए? तो आंसर है स्विच और ब्रिज। ये दो ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें फ्रेम का यूज होता है। क्या क्या याद करेंगे? स्विच और ब्रिज, इन दोनों में जो डेटा ट्रैवल होता है वो फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। तो अब आप यहां पर ढूंढ लीजिए फटाफट से, क्या यहां पर स्विच गिवन है? स्विच गिवन है क्या? नहीं गिवन। क्या ब्रिज गिवन है? बिल्कुल गिवन। तो आंसर लगा दीजिए क्या? ब्रिज इज द करेक्ट आंसर। तो आपको यहां पर ढूंढना क्या है, ये जरा आप ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर फ्रेम कभी भी क्वेश्चन में दिया गया हो, फ्रेम, तो आंसर क्या होगा? स्विच या ब्रिज होगा। ठीक, अगर स्विच दिया हो तो स्विच और ब्रिज दिया हो तो ब्रिज। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास सी नेटवर्क? कह रहा है क्लास सी नेटवर्क का जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लासेस कितनी होती है? तो क्लासेस 5 होती हैं टोटल, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्वेश्चन ये उठता है कि ये किसकी क्लास की बात हो रही है? तो आंसर है आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस आपकी होती है, ए बी सी डी और ई। तो यानी आईपी एड्रेस को डिवाइड किया गया है कितनी क्लासेस में? 5 क्लासेस में। यहां पर पूछा जा रहा है कि आईपी एड्रेस जो क्लास सी का है उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना है? अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये क्लास ए का भी पूछा जा सकता है, क्लास बी का भी पूछा जा सकता है सबनेट मास्क, क्लास सी का भी पूछा जा सकता है, और क्लास डी का भी पूछा जा सकता है। वैसे ई तक होती हैं, लेकिन डी से ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। कैसे करेंगे इसको? अगर क्लास ए का सबनेट मास्क पूछा जा रहा है तो 255 सबसे पहले नंबर पर रखेंगे और बाकी 3 जगह जीरो लगाएंगे। टोटल कितने हो सकते हैं नंबर्स? 4 प्लेसेस पर हो सकते हैं, जैसे 255.0.0.0, इस तरीके से 4 प्लेसेस में हम रखेंगे आईपी एड्रेस को डिफाइन करने के लिए। क्लास ए के केस में 255 पहली पोजीशन पर, बाकी सब जगह जीरो। क्लास बी के केस में 255, बाकी 2 जगह जीरो। क्लास सी के केस में 3 जगह 255, बाकी जगह जीरो। और क्लास डी के केस में चारों जगह 255 मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो आंसर यहां पर क्या होगा? सी मतलब 3 जगह पर 255 करेक्ट आंसर। ए के केस में एक जगह पर 255, यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्लास ए का सबनेट मास्क है। जो आपको थर्ड प्लेस पर दिख रहा है वो क्लास बी का सबनेट मास्क है, और यहां पर आपको जो दिख रहा है वो क्लास सी का सबनेट मास्क है। समझ में आ गई बात? अब यहां पर एक
आया है मयंक, कह रहे हैं 192 होता है। नहीं, 192 से कोई मतलब नहीं। 192 आपका होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, है ना। वो तो पब्लिक और प्राइवेट बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं। 192 से शुरुआत हुई, ये जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि रेंज आपकी 255 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड नहीं है, तो आपको याद इस केस में ये रखना है कि 0 से लेके 255 ये रेंज आपकी वैलिड है। अगर कोई भी नंबर आपको 255 से ज़्यादा दिख रहा है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। जैसे सपोज करो हमने आपको दिया 127.0.286.12, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 286 आ गया, तो ये इनवैलिड है। तो वैलिड और इनवैलिड के लिए बस एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 255 की रेंज में है तो वो वैलिड है, और 255 के आगे निकल गया तो वो इनवैलिड होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, दो क्वेश्चन याद रखना है इस केस में। अगर नेटवर्क से कोई भी क्वेश्चन आए, डिफरेंट प्रोटोकॉल अगर दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? गेटवे होगा। डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में आंसर हमेशा क्या होगा? गेटवे होगा। और अगर सेम प्रोटोकॉल दिया है तो आंसर ब्रिज होगा। फिर से बोलिए मेरे साथ, अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल गिवन है तो आंसर गेटवे होगा, सेम प्रोटोकॉल गिवन है तो आंसर ब्रिज होगा। और इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, मैंने आपको 4 क्वेश्चन आज बताए हैं जिसमें मैंने कहा था 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा? एक टीसीपी और यूडीपी वाला केस मैंने आपको समझाया, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैंने आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल और सेम प्रोटोकॉल वाला केस समझाया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 क्वेश्चन में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लीजिए। डिफरेंट प्रोटोकॉल आए तो गेटवे। कैसे याद रखेंगे? आपके घर के बाहर भी गेट होता है, वहां से क्या एक तरीके के लोग आ सकते हैं कि कोई भी आ सकता है? आप कहेंगे सर कोई भी आ सकता है। कोई भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग, यानी डिफरेंट प्रोटोकॉल गेटवे। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज कहाँ बनाया जाता है? जैसे सपोज करो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बीच में नदी पड़ रही है ना, तो आपने क्या किया? उसके एक ब्रिज बना दिया। तो सेम जैसी जगहों पर जाने के लिए बीच में जो क्रॉस ओवर टाइप का बनता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। तो सेम प्रोटोकॉल के लिए क्या हो गया? ब्रिज हो गया। ठीक है। अब प्लीज ये मत कहना स्विच भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता है ना। सिर्फ यही आंसर होगा 101%। इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन में दिया है आपको देखना भी नहीं है। डिफरेंट के केस में हमेशा आंख बंद करके गेटवे लगा देना, और सेम के केस में आंख बंद करके ब्रिज लगा देना। कुछ भी मत सोचना, है ना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है। अरे ये मैंने पहले कहाँ बताया? ये तो मैंने बताया ही नहीं। मैंने आपको फ्रेम्स के केस में बताया था, आप कंफ्यूज कर गए। मैंने आपको फ्रेम बताया था कि अगर फ्रेम कहीं पर मिले तो आंसर क्या होगा? या तो स्विच होगा या ब्रिज होगा। याद करिए, मैंने आपको कहाँ बताया था फ्रेम के केस में कि अगर फ्रेम देखने को मिले तो आंसर स्विच होगा या ब्रिज होगा। मैंने ये नहीं बताया, है ना, कि सेम प्रोटोकॉल होगी तो स्विच होगा। नो, सेम प्रोटोकॉल होगी तो आंसर ब्रिज होगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज। कह रहा है फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है? वो फ्लॉपी डिस्क जो बहुत कॉमन तरीके से यूज की जाती है, उसका साइज कितना होता है? तो आंसर है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है कॉमनली, है ना। वैसे अलग अलग साइज की आती है, 5.5 भी है, 3.25 की भी आती है, लेकिन जो कॉमन यूज होने वाली है वो 3.5 इंच की रहती है। नेक्स्ट देखिए, विंडोज की सेटिंग कहां पर रिकॉर्ड की जाती है?
विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन। तो विंडोज की जो सेटिंग है वो हमेशा win.ini यानी win.initialization में स्टोर की जाती है। इनका मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। विंडोज की जो सेटिंग है वो इनिशियलाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन फाइल के फॉर्म में स्टोर की जाती है। तो याद रखिएगा विंडोज की सेटिंग से मतलब win.ini है। देखिए इन क्वेश्चन को करवाने का मकसद समझिएगा, है ना। हम आपको डायरेक्ट टॉपिक करवा सकते थे, लेकिन इन क्वेश्चंस को करवा रहे हैं तो कुछ तो मेरे मन में है ना। समझिएगा कि यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये डैम श्योर है गाइस। तो जितने भी हम ये आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये समझ में आए वेल एंड गुड, नहीं आए समझ में, कुछ चीजें रटनी पड़े तो रट लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। और आई होप सो कि यहाँ पर हर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इनको हम रटें। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो ये भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 10 बार पूछिए, लेकिन इन क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इस चीज को याद रखिएगा। कोई भी बुरा नहीं मानेगा, बल्कि अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो मेल को सेंड करने के लिए यूज की जाती है। जैसे आप मेल को भेजते हैं ना, कब मेल ड्राफ्ट करते हैं, मेल भेजते हैं, आपके पास मेल आई होगी हमारी तरफ से जब आपने इस बैच को लिया होगा, है ना। तो 3 मेल आपको रिसीव हुई होंगी, एक इनवॉइस के रूप में, एक एक्नॉलेजमेंट के रूप में, और एक जिसमें स्टफ आपको मिला होगा इस वीडियो का, जिसके थ्रू आपने ज्वाइन किया है। तो किस नेटवर्क, किस प्रोटोकॉल की मदद से मेल को भेजा जाता है। आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से मेल को भेजा जाता है। और अगर यहाँ पर ये होता है मेल रिसीव किससे किया जाता है, जैसे मैंने अगर आपको मेल भेजा तो आपको मेल रिसीव हुआ। रिसीव करने के लिए POP3 का यूज होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का यूज होता है, और सेंड करने के लिए SMTP का यूज होता है। ठीक, तो सेंड के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और रिसीव करने के लिए किसका, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका मतलब आप अगर किसी को मेल भेजेंगे तो आपके एंड पर जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी होगी, SMTP, और जो मेल रिसीव करेगा उसके एंड पर जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी होगी, POP3 होगी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होगी। क्लियर है ये बात। चलिए वेरी गुड। तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, टाइम इज अबाउट टू ओवर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम लोग बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए, राइट। व्हाट अबाउट system.ini। देखो system.ini क्या होता है, system.initialization होता है। यानी आपकी विंडोज की कई सारी फाइल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कई सारी फाइल्स होती हैं जो लोडिंग के टाइम पर, जो बूटिंग के टाइम पर रैम पर लोड होती हैं, हार्ड डिस्क से निकलकर रैम पर आती हैं। तो ये जो विंडोज की जो फाइल होती हैं, ये मेन फाइल जो इसमें होती है वो कौन सी होती है, win.ini, विंडोज की इनिशियलाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर ये फाइल आपकी मिस हो जाएगी तो आपका विंडोज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, क्योंकि यही कॉन्फ़िगर करता है, यही इनिशियलाइज करता है। समझ में आ गया कि win.ini क्या है, विंडोज इनिशियलाइजेशन की फाइल है, मेन फाइल ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जितना हम पढ़ाएंगे उतने में से आएगा जरूर, ये समझ लीजिएगा, है ना। बाकी मिठाई का डिब्बर तैयार रखिएगा एग्ज़ाम के बाद, और बाकी सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कंप्यूटर में तो आप सबसे मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले हैं, है ना, चाहे कोई भी हो। हमारे कैंडिडेट्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा आते हैं, ये गारंटी है ना। और इसी को हमें बना के रखना है
क्योंकि आप अगर मार्क्स ज़्यादा लाएंगे तो इसमें तारीफ हमारी है, ठीक। तो इसमें मेरी गुडविल आपको बना के रखनी होगी। तो कंप्यूटर में तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आने वाले हैं, भले ही ये क्वालिफाइंग नेचर का है, राइट। So that's all for today guys. Bye bye and take care. Thank you very much.